नैनीताल जिले में एक बार फिर से आदमखोर का आतंक देखने को मिला है। यहाँ के भदियूनी गांव में एक युवक कमल बिष्ट को गुरुवार रात एक आदमखोर जानवर ने अपना निवाला बनाया। बताया जा रहा है कि कमल गांव की शादी से लौट रहा था, तभी आदमखोर ने उसका शिकार किया। सुबह गांव के खेत में उसका मोबाइल और जूता पड़ा मिला। इसके बाद तलाश शुरू की गई। मौके पर पहुंचे रामनगर फॉरेस्ट डिवीजन के अधिकारियों को ग्रामीणों के जबरदस्त गुस्से का सामना भी करना पड़ा। मौके पर स्थानीय विधायक बंशीधर भगत भी पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों को सुरक्षा और कार्रवाई का भरोसा दिया। हालांकि इसके बावजूद काफ़ी वक्त तक हंगामा होता रहा। बता दें कि नैनीताल जिले में हल्द्वानी से लेकर भीमताल के बीच पिछले 2 महीने से आदमखोर द्वारा की गई छठी घटना, साथ ही पिछले 3 दिनों में ये दूसरी घटना है। अभी तक की साफ नहीं है कि आदमखोर बाघ है या गुलदार है। और अग्रेतर कार्रवाई नियमानुसार उस जंगली जो भी जानवर है वो पोस्टमार्टम की कार्रवाई भी की जा रही है, की तैयारी चल रही है। अगर पोस्टमार्टम होने के बाद सिद्ध हो जाता है तो उसके बाद जंगली जानवर को फिर रेस्क्यू करने की या उसको अंतिम विकल्प के रूप में नष्ट करने की कार्रवाई के लिए डीएफओ साहब प्रस्ताव प्रेषित कर रहे हैं। निश्चित रूप से बड़ी दुखद घटनाएं हुई हैं। ये 2-3 दिन में तो 2 घटनाएं बिल्कुल लगातार हो गई। उससे पहले भी 2-3 घटनाएं हुई हैं। अब लगातार इस पर कार्रवाई भी हो रही है। वहाँ भी हमने मारने का आदेश भी दिया है। नैनीताल जिले में लगातार बाघ का आतंक बना हुआ है और 2 दिनों के भीतर ये दूसरा मामला हो गया है। इस समय मैं ये भदियूनी गांव में मौजूद हूं, जो कि हल्द्वानी के बिल्कुल करीब में मौजूद है। और वहां पर एक बड़ी घटना घटित हुई है। 30 साल के नौजवान को जो है वो बाघ उठा करके ले गया देर रात कल। और इस तरीके से यहाँ पर जो ग्रामीण है वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये लगातार घटनाएं, एक अगर हम 10-15 किलोमीटर की पेरीफेरी में देखें तो लगातार यहाँ पे घटनाएं घटित हो। क्या कह रहे हैं आप? भैया ये 3 मौतें हो गई है 22 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर 2 मौतें हो गई है। प्रशासन के कान में जू तक नहीं लग रही है, रोज मौतें हो रही है। बाघ घर से उठा के ले गया। अब तक तो वन विभाग हमसे कहता था कि जंगल क्यों जा रहे हो, ये घर से उठा के ले गया है। ये सरासर इन लोगों की पर। और वहां पर अन्य जो गांव वाले हमारे, उनका घर है, उनके घर के पीछे पे उनको इसका फोन मिला भाई का, तो उन्होंने थोड़ा सा खोजबीन करी क्योंकि रात से घर नहीं आए थे। उसके बाद थोड़ा नीचे की तरफ को एक जूता मिला इनका। उसके बाद सारे गांव वाले, क्योंकि गांव में सब यूनिटी गांव में होती है, सभी गांव वालों ने मिलकर यहाँ पर लगभग 1-2 किलोमीटर के जो एरिया था उसमें यहाँ पर छानबीन करी तो बहुत छत विक्षत स्थिति में मेरे भाई का यहाँ पर इलाका जो हल्द्वानी शहर से सटा हुआ इलाका है, भीमताल से सटा हुआ इलाका है, नैनीताल वाला हाईवे, वहाँ पर लगातार घटनाएं घटित हो रही है, जिससे लोगों में जबरदस्त आक्रोश है और विशेषकर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 नैनीताल। हरिद्वार के कांगड़ी गांव में एक मजदूर पिछले करीब 9 घंटों से बोरवेल के गड्ढे में फंसा हुआ है। 8 घंटों से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। जेसीबी मशीन से रेस्क्यू फेल हो जाने के बाद शाम करीब 5 बजे पोकलेन मशीन से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। इस समय मशीन से एक गहरा गड्ढा खोदा जा रहा है। स्थानीय पुलिस के साथ एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और फायर यूनिट मौके पर मजदूर को सकुशल निकालने के लिए डटे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई है। आपको बता दें कि श्यामपुर क्षेत्र के कांगड़ी गांव में एक निर्माणाधीन मकान में बोरवेल की खुदाई के दौरान 50 वर्षीय मनोहर नाम का मजदूर आज सुबह मिट्टी गिरने से गड्ढे में दब गया था। पुलकित शुक्ला हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पुलकित, क्या अपडेट है इस खबर को लेकर? देखिए, जो रेस्क्यू लगभग 11 बजे के लगभग से शुरू किया गया था, वो रेस्क्यू अभी तक लगातार जारी है। करीब 9 घंटे का समय हो गया है और लेकिन मजदूर को अभी तक निकाला नहीं गया है। हालांकि जो भी सुरक्षा के जो राहत बचाव के जो दल हैं वो लगातार यहाँ पर काम कर रहे हैं। पहले स्थानीय पुलिस की ओर से इसमें कोशिश की गई, उसके बाद एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, फायर यूनिट को मौके पर बुलाया गया और जेसीबी मशीन के जरिए काफी घंटों ये रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर चला। लेकिन जब ये सक्सेस नहीं हो पाया, उसके बाद में पोकलैंड मशीन यानी कि एक्सकावेटर को यहाँ पर बुलाया गया और करीब 5 बजे इस मशीन के जरिए यहाँ पर खुदाई की गई है। अभी काफी बड़े पैमाने पर यहाँ पर खुदाई की जा चुकी है, लेकिन जो पॉइंट है, जिस जगह पर मजदूर फंसा हुआ है, वो वहां पर अभी तक नहीं पहुंच पाई है। लेकिन जिस तरह से समय जिस तरह से गुजर रहा है, क्योंकि करीब 9 घंटे का समय यहाँ पर हो चुका है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण बनता चला जा रहा है सभी राहत बचाव दलों के लिए। हालांकि जो फर्स्ट एड की जो भी यहाँ पर यूनिट है, मेडिकल यूनिट है, एम्बुलेंसेज यहाँ पर पूरी तरह से उसकी तैनाती की गई है कि जिस तरह से जैसी किसी भी स्थिति में मजदूर यहाँ पर मिलता है उसको तुरंत जो है अस्पताल यहाँ से भेजा जाएगा। जी बिल्कुल, क्या किसी तरीके से मजदूरों से संपर्क हो पा रहा है, उन तक राहत पहुंचाने का काम हो पा रहा है?
नहीं देखिए, अभी तक क्योंकि जो मजदूर एक ही मजदूर है और जो फंसा हुआ है वो पूरी तरह से कच्चा एक गड्ढा था। ये एक बोरवेल का गड्ढा नहीं है, जो कि एक जिसमें बड़ा पाइप होता है, इस तरह का गड्ढा नहीं है। इस कच्चे गड्ढे में मजदूर फंसा हुआ है, तो वो पॉइंट अभी तक जो है आइडेंटिफाई नहीं हो पाया है कि किस पॉइंट में ये मजदूर फंसा हुआ है, लेकिन उसके पैरेलल एक गड्ढा, बड़ा गड्ढा खोदा जा रहा है और उसके जरिए वहां पर पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। दिल्ली एयरपोर्ट पर तैनात कस्टम विभाग और उत्तराखंड नारकोटिक्स विभाग की संयुक्त कार्रवाई में बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। टीम ने किच्छा से कनाडा भेजी जा रही लगभग 500 ग्राम अफीम को बरामद किया है। यह अफीम एक पार्सल में छिपाकर भेजी जा रही थी। बताया जा रहा है कि उधम सिंह नगर जिले से किच्छा के मिगलानी एंटरप्राइजेस कोरियर सेंटर से एक हफ्ते पहले एक पार्सल कनाडा के लिए बुक किया गया था। जांच के दौरान दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की टीम ने संदिग्ध पार्सल को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद कस्टम विभाग ने पार्सल को आगे की कार्रवाई के लिए उत्तराखंड नारकोटिक विभाग को सौंप दिया। नारकोटिक विभाग की टीम पार्सल लेकर कुरियर सेंटर पहुंची। नारकोटिक टीम ने पार्सल भेजने वाली लड़की को फोन कर सूचना दी, उसका पार्सल वापस आ गया है। सूचना मिलते ही लड़की पार्सल लेने के लिए कुरियर सेंटर पहुंची, जहां पहले से ही उत्तराखंड नारकोटिक विभाग की टीम किच्छा पुलिस के साथ थी। फिलहाल सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की जांच की जा रही है और उसके आधार पर संदिग्धों से पूछताछ होगी। बताया जा रहा है कि पार्सल बुक कराने के लिए लड़की के साथ एक लड़का भी आया था। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के किच्छा से कनाडा जा रही लगभग आधा किलो अफीम को कस्टम विभाग की टीम ने दिल्ली एयरपोर्ट पर ट्रेस किया था। इसके बाद से इस मामले की जानकारी उत्तराखंड नारकोटिक विभाग की टीम को दी गई थी। नारकोटिक विभाग की टीम ने दिल्ली एयरपोर्ट से उस पार्सल को अपने कब्जे में लेकर जांच के लिए उधम सिंह नगर जिले के किच्छा स्थित कुरियर सेंटर पर पहुंच गई थी, जहां से कनाडा के लिए अफीम को कुरियर किया गया था। आपको बता दें कि ये वही कुरियर सेंटर है जहां से जो अफीम है वो कुरियर की गई थी। लेकिन जब टीम पहुंची थी, कल से कई घंटे की पूछताछ के बाद से कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। वहीं सूत्रों की माने तो जो प्लास्टिक के छोटे वाले स्टूल होते हैं, उनके पाए के अंदर ये आधा किलो अफीम को रखकर कनाडा सप्लाई करने का प्रयास किया जा रहा था। लेकिन कस्टम विभाग की सतर्कता के कारण पूरे मामले का खुलासा हुआ है और आधा किलो अफीम बरामद हुई है। इसके साथ ही अभी जो नारकोटिक विभाग की टीम है वो लगातार जांच कर रही है और जो इसमें लिप्त लोग हैं उनकी तलाश कर रही है। उधम सिंह नगर से न्यूज़ 18 के लिए वेद प्रकाश यादव की रिपोर्ट। नैनीताल के जंगलों में लगी आग में बताया जा रहा है वनकर्मी की मौत हो गई। बिडला चुंगे के पास वनकर्मी रास्ते की सफाई में लगे थे, इस दौरान यह हादसा हुआ और घटना की सूचना के बाद स्थानीय लोगों और वन विभाग ने रेस्क्यू किया। घायल वनकर्मी आनंद लाल को अस्पताल भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टर की टीम ने आनंद लाल को मृत घोषित कर दिया। आनंद लाल वन विभाग में संविदा पर कार्यरत थे, जंगलों की आग पर कंट्रोल के लिए गए थे। करने गया था तो इसका ये पैर फिसलने से वापस जो है नीचे गिर गया। और आगे किस तरह की अब ये कार्रवाई हम हॉस्पिटल आए, जो भी इसकी कार्रवाई होगी आगे तो हम विभाग से जो भी इसकी सहायता होगी उच्च अधिकारी को इसकी सूचना दी। अल्मोड़ा में निजी संस्थान जयमा अम्बे इंस्टीट्यूट में एक छात्रा ने मैनेजमेंट पर अभद्र और अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया। मौके पर पहुंचे न्यूज़ 18 संवाददाता किशन जोशी ने मैनेजमेंट से उनका पक्ष जानने की कोशिश भी की, तो मैनेजमेंट के सदस्यों ने न्यूज़ 18 संवाददाता का माइक छीन लिया, साथ ही उनके साथ अभद्रता की धमकाने का प्रयास किया। सीओ ने बताया प्रबंधक और स्टूडेंट के बीच शिकायत थी, जिस पर पुलिस जाँच कर रही है। कौन कैसे छीन रहे हैं? आईडी कैसे छीनी है हमारी? आईडी कैसे छीन लोगे आप? तो मेरे परमिशन में मेरा नहीं आईडी नहीं छीन सकते। आईडी में हाथ कैसे लगा रहे हो प्रेस वालों की? नहीं, शांति नहीं होती इसमें। वो शांति से बात कर रहे क्या? बस पूरा रिकॉर्ड हो रहा है। ये मामला आज सुबह का है कि कॉल आई थी 112 पे, जिसमें ये बताया गया था कि टीचर और चेयरमैन जो है इंस्टीट्यूट के, वो बच्चों को कुछ टॉर्चर कर रहे हैं। तो इस संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी। इस शिकायत को संज्ञान में लेकर के चौकी इंचार्ज ने उसमें आवश्यक कार्रवाई की है और अब जैसे जैसे हमें उनकी ओर से शिकायती प्रार्थना पत्र मिलेंगे बच्चों की ओर से, उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर कुहेड़ के पास एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम की ओर जा रही एक स्विफ्ट डिजायर कार अनियंत्रित होकर पहाड़ी से टकरा गई और पलट गई। गनीमत रही कि कार में सवार सभी 5 व्यक्तियों को मामूली चोटें ही आई हैं, जिन्हें उपचार के बाद सुरक्षित बताया जा रहा है। देहरादून पामटा साहिब नेशनल हाईवे पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। सभावला गांव के पास देहरादून से नाहन जा रहा एक ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। चश्मदीद के मुताबिक थकान के चलते ड्राइवर को झपकी आने की वजह से हादसा हुआ। हालांकि गनीमत ये रही कि हादसे में ड्राइवर और क्लीनर को कुछ नहीं हुआ, जबकि ट्रक पलटने से कुछ देर तक हाईवे पर जाम लग गया। इससे राहगीरों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम गिराए जाने पर सियासी घमासान जारी है। आज देहरादून में बीजेपी महिला मोर्चा जन आक्रोश रैली निकाली गई है। इसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। इस दौरान सीएम धामी ने कार्यकर्ताओं के साथ पदयात्रा की और सीएम धामी ने विपक्ष पर तीखा प्रहार किया। सीएम ने कहा कि जब संसद में अधिनियम गिरा था तो राहुल गांधी दुर्योधन की तरह जश्न मना रहे थे। इसके साथ समाजवादी पार्टी भी दुशासन की तरह खुश थी। सीएम ने कहा कांग्रेस ने नारी शक्ति का अधिकार छीनकर महापाप किया है। भाइयों बहनों, हमारी नारी शक्ति का अधिकार छीनकर कांग्रेस के युवराज दुर्योधन की तरह अपने मद में मस्त होकर अपनी जीत का जश्न मना रहे थे और समाजवादी पार्टी के नेताजी दुशासन की तरह महिलाओं को अपमानित करके खुद को विजयी मान रहे थे। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके और इंडी गठबंधन के लोग अपने राजनीतिक कौरवों की तरह उन्होंने नारी शक्ति के उनके अधिकारों से वंचित करने का काम किया है। लेकिन मैं आप सब बहनों के बीच में कहना चाहता हूं कि ये परिवारवादी दल आपकी बढ़ती हुई शक्ति को देखकर घबरा गए। अब उन्हें लग रहा है कि अगर सामान्य घरों की बहन बेटियां भी राजनीति में आ जाएंगी, आगे आ जाएंगी, हर निर्णय में सहभागी हो जाएंगी, तो इनकी जो वंशवाद परिवारवाद की दुकानें हैं वो दुकानें पूरी तरह से बंद हो जाएंगी, उनका शटर बंद हो जाएगा। उत्तराखंड सरकार ने मदरसा बोर्ड खत्म कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद बाहरी राज्यों के बच्चों का प्रदेश के मदरसों में एडमिशन कराया जा रहा है। बाल आयोग की टीम के निरीक्षण में मदरसों में तमाम खामियां मिली हैं, जिसके बाद प्रदेश में चल रहे मदरसे एक बार फिर से सवालों के घेरे में हैं। प्रदेश में 400 से ज्यादा मदरसे चल रहे हैं, लेकिन एक भी मदरसा शिक्षा विभाग में रजिस्ट्रेशन को आगे नहीं आया, जबकि 3 महीने पहले ही धामी सरकार ने मदरसा बोर्ड को खत्म करने का ऐलान कर दिया था। हालांकि प्रदेश के मदरसा संचालक मानने को तैयार नहीं है कि मदरसा बोर्ड खत्म है। देहरादून के आजाद नगर में चल रहे इस मदरसे में 60 से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनमें 50% बच्चे बाहरी राज्यों के हैं। वहीं पिछले दिनों भी एक वीडियो इसी तरह का सामने आया था, जब एक व्यक्ति बिहार के बच्चों को मदरसे में एडमिशन कराने के लिए लाया था। बाल आयोग की अध्यक्ष मानती है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के एंगल से भी पुलिस को मदरसों में जांच करनी चाहिए। बच्चे जमीन पे वहीं सो रहे हैं, वहीं पढ़ रहे हैं, वहीं खा रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ये बच्चे कल को एक समृद्ध व्यक्तित्व का निर्माण करने में सक्षम होंगे? नहीं हो सकते। क्या राष्ट्र हम सिखाएंगे पाठ जब हम हिंदी, अंग्रेजी और मैथ्स ही नहीं पढ़ा रहे हैं? वहां पर बच्चों से पूछा, वो कह रहे हैं कुरान की शिक्षा मिलती है। 2 टीचर्स मिले, वो कह रहे हैं कि हम तो कुरान पढ़ाते हैं। बोला कि भैया बाकी के सब्जेक्ट्स की किताब दिखा दीजिए, कि वो तो अभी आई नहीं है। हालांकि मदरसों को चला रहे लोग कहते हैं कि मदरसा बोर्ड भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन पूरी प्रक्रिया को अपनाने में समय लगेगा। जो फैसला होगा उसको मानेंगे, लेकिन मदरसों से पढ़ चुके युवा दूसरे स्कूल कॉलेजों पर सवाल उठा रहे हैं। तमाम मदरसों के अंदर भी दीनी तालीम भी होती है और दुनियावी तालीम भी होती है, ताकि बच्चों को कैसे सुधार लाया जाए, हमारे अंदर जो रहने सहने का तरीका है उसको कैसे अच्छा बनाया जाए, क्योंकि इससे बच्चे बहुत सारी बुराइयों से बचते हैं, इधर उधर भटकने से बचते हैं।
क्योंकि तालीम हासिल करना ये अच्छाई की तरफ लाना होता है। कॉलेज है, ग्राफिकर है, बहुत यूनिवर्सिटियाँ है, यहाँ भी बच्चे बाहर से आते हैं, इनसे क्यों नहीं जाते? शहर में इतना नशा हो रहा है, इन्हें क्यों नहीं खत्म करते हैं जो बच्चों को ही पकड़ लेते हैं। सरकार ने फरवरी 2026 में मदरसा बोर्ड को भंग कर उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया, जो 1 जुलाई से 452 मदरसों सहित सभी अल्पसंख्यक संस्थानों के पाठ्यक्रम और शिक्षा व्यवस्था को विनियमित करेगा। लेकिन उसके बावजूद मदरसों में बाहरी राज्यों के बच्चों को लाकर एडमिशन करवाना अपने आप में चिंता की बात है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। हिमाचल उत्तराखंड बॉर्डर पर उत्तराखंड की सीमा में एनएच द्वारा लगाया गया ये बोर्ड हटा दिया गया है। उत्तराखंड के एंट्री पॉइंट पर लगाए गए इन साइन बोर्ड्स का मामला संज्ञान में आते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कड़ी आपत्ति जताई थी। मुख्यमंत्री ने डीएम देहरादून को तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। सीएम के निर्देश के बाद एनएच ने भूरे शाह मजार के ये दोनों बोर्ड्स हटा दिए हैं। हल्द्वानी से बड़ी खबर है। आदमखोर के डर से 25 से 27 अप्रैल तक आंगनबाड़ी और स्कूल बंद रखने का आदेश दिया गया। डीएम नैनीताल ने इसके लिए आदेश जारी किया है। दोगड़ा, डोलमार, सूर्याजाल, मोरा, जोलीकोट, सूर्या गांव, गांजा रानीबाग में स्कूल बंद रहेंगे और भीमताल में मानव वन्यजीव संघर्ष के बाद ये फैसला लिया गया है। रुड़की में दो पक्षों के बीच भयंकर विवाद हो गया। डीजे बजाने को लेकर यह विवाद हुआ और पत्थरबाजी और मारपीट में ये मामला बदल गया। दोनों पक्षों के बीच जमकर पथराव हुआ है। पथराव का वीडियो वायरल हुआ। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पिरान कलियर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। शनिवार को उत्तराखंड बोर्ड का 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी होगा। सुबह 10 बजे रामनगर से बोर्ड रिजल्ट जारी करेगा। शिक्षा निदेशक मुकुल सती इस दौरान रामनगर में मौजूद रहेंगे। 10वीं और 12वीं के मिलाकर कुल 2,15,252 स्टूडेंट्स बोर्ड परीक्षाओं में रजिस्टर्ड थे। इसमें 10वीं में 1,12,266 जबकि इंटर में 1,02,986 स्टूडेंट्स पंजीकृत हैं। इस बार बोर्ड परीक्षाएं 21 फरवरी से लेकर 20 मार्च तक संचालित हुई थीं। उत्तराखंड की राजनीति में हरिद्वार जिला सबसे अहम बनकर उभरा है, जहां विधानसभा की सबसे अधिक 11 सीट्स हैं। पिछले चुनाव में इन जिलों में बीजेपी सिर्फ 3 सीट पर सिमट गई थी। अब जब बीजेपी लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी की कोशिश में है, तो हरिद्वार उसके लिए सबसे बड़ा चुनावी रण क्षेत्र बन गया है। क्यों, दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। हरिद्वार की 11 विधानसभा सीटों में बीजेपी के खाते में अभी सिर्फ 3 सीट है। यानी साफ है कि इस जिले में पार्टी को अभी लंबा सफर तय करना है। 2017 में बीजेपी ने हरिद्वार में कुल 8 सीट जीती थी, लेकिन 2022 में हरिद्वार में बीजेपी का प्रदर्शन गिर गया। यानी हरिद्वार में गिरावट सीधे सत्ता के गणित पर असर डालती है। अब इसी गैप को भरने के लिए बीजेपी मिशन मोड में नजर आ रही है। दरअसल हरिद्वार का सियासी समीकरण बाकी जिलों से बिल्कुल अलग है। यहाँ जातीय और धार्मिक समीकरण चुनावी नतीजों को सीधे प्रभावित करते हैं। करीब 38% तक मुस्लिम वोटर्स हैं, जिसमें पिरान कलियर में करीब 46% और मंगलौर में 50% तक मुस्लिम वोटर्स हैं, जबकि लक्सर, हरिद्वार, ग्रामीण, झबरेड़ा, ज्वालापुर और भगवानपुर में 32 से 39% तक मुस्लिम वोटर हैं। इसके अलावा ओबीसी, दलित और जाट वोट बैंक भी यहाँ निर्णायक भूमिका निभाते हैं। पिछली बार हरिद्वार के अंदर हमने अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं की थी, इसलिए हम उसको बहुत महत्व की दृष्टि से उसको ले रहे हैं। वहाँ पर 11 जो विधानसभा क्षेत्र हैं, 11 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी एक समय में 7 विधानसभा लोग जीती थी। पिछले बार हम 3 ही जीत पाए, इसलिए इस बार हम 7 से आगे 8-9 तक जीत पाए। इस भाव के साथ हमने रणनीति बनाई है।
खबर है कि इन जटिल समीकरणों को साधने के लिए बीजेपी अब हरिद्वार समेत उधम सिंह नगर, नैनीताल और पौड़ी जिले के मैदानी क्षेत्रों के लिए खास रणनीति के तहत काम कर रही है, जिसमें जाट और किसान वोट बैंक को साधने के लिए आरएलडी से गठबंधन की चर्चा है। हरिद्वार में 60 से ज्यादा अवैध मजारों पर कार्रवाई की, जिससे हिंदू वोटर्स की गोलबंदी की चर्चा और हालिया हुए कैबिनेट विस्तार में हरिद्वार से 2 मंत्रियों को जगह को देना है। ये एक साफ संकेत है कि बीजेपी संगठन से लेकर सरकार तक हर स्तर पर हरिद्वार फोकस में है। निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है। हरिद्वार समेत सभी मैदानी क्षेत्र हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए हम एक नई रणनीति के साथ काम कर रहे हैं और लगातार पार्टी के कार्यक्रमों की भी संख्या बढ़ा रहे हैं। लगातार पार्टी के कैडर को और जनता को कैसे उनके बीच में तालमेल बने और हमारे कार्यक्रम, हमारी योजनाएं ऐसे क्षेत्रों में और अधिक सक्रिय ढंग से जावें और लोगों को महसूस हो। हरिद्वार सिर्फ देवभूमि का प्रदेश द्वार ही नहीं, बल्कि सत्ता का भी गेटवे है, खास तौर पर तब जब कोई सरकार लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी की कोशिश कर रही हो। बीजेपी अच्छी तरह समझती है कि हरिद्वार को साधे बिना सत्ता की हैट्रिक मुश्किल है, इसलिए हरिद्वार संगठन और सरकार के फोकस पर है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। केदारनाथ धाम में उमड़ रही भीड़ के बीच बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष, सीईओ और रुद्रप्रयाग के डीएम ने शुक्रवार को केदारनाथ धाम में हालात का जायजा लिया। इस बीच सोशल मीडिया में चल रहे इस वीडियोस को लेकर चेतावनी दी गई कि झूठी सूचना फैलाने पर एक्शन होगा। बद्री केदार समिति अध्यक्ष ने साफ किया कि अगले 5-6 दिनों में व्यवस्था पटरी पर लौट आएगी। मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ पर जिस प्रकार की भ्रामक जो सूचना है, यहाँ पर जो कुछ अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए अपने जो यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर हैं, इस तरह के यहाँ पर वातावरण न करें, क्योंकि उनके खिलाफ इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और हमारे जो देश दुनिया से आने वाले तीर्थयात्री हैं, हम सबका स्वागत करते हैं कि आप आइए, हम सब आपके स्वागत के लिए तैयार हैं। हमने सारी व्यवस्थाएं पूरी तरह से, चाहे वो यात्रा मार्ग हो, चाहे मंदिर परिसर में हो, सब चीजों को ठीक प्रकार से जो है कि व्यवस्थित किया हुआ है और हम सब लोग उसके लिए वचनबद्ध हैं कि आप सबको हम यहाँ पर सुरक्षित और सुलभ सबको दर्शन कराएंगे। कल चारधाम यात्रा अब तेजी से आगे बढ़ रही है। ऋषिकेश के ट्रांजिट कैंप में दूसरे राज्यों से लगातार यात्री पहुंच रहे हैं। अलग अलग राज्यों से आए तीर्थयात्री अपना किचन साथ लेकर यात्रा कर रहे हैं। गैस की दिक्कतों को देखते हुए अपनी व्यवस्था को साथ घर से लेकर निकल रहे हैं ताकि यात्रा में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो सके। गैस का तो मान लीजिए कहीं तरह हम लोग उधर से व्यवस्था करके आए, दिक्कत तो ही चल रही है। थोड़ा सा भराना है, यहाँ कहीं भराएगा कि नहीं भराएगा। अगर बीच में दिक्कत पड़ेगी तब क्या करेंगे? नहीं, उतने भर लेके चले हम लोग। अच्छा जी, उतने भर लेके चले। कितने दिन का स्टॉक है? हम लोग का 15 दिन का प्रोग्राम है, अपना स्टॉक लेके चले।